Hello friends, welcome to विज्ञान तक। फ्रेंड्स, दिस इज अ फ्री इंग्लिश क्लास फॉर एवरीवन। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूं और इस क्रम में मैंने 8 वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसमें मैंने बिल्कुल एबीसीडी से शुरू किया है और एबीसीडी से लेकर आपको बिल्कुल एडवांस तक मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसी में मैं आज ये 9वां वीडियो है और इसमें मैं कुछ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप जान करके आप अपने स्पोकन और रिटन इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनका मतलब बताऊंगा और इन सभी का मैं सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि अभी एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद मैं आपको और सब वर्ड लेकर के और इन वर्ड्स के साथ भी बहुत सारे सेंटेंस बनाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उसको बोलना भी जान जाएंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए अब शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है जस्ट लाइक यू, यानी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब इस वर्ड का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें कहना है कि वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा गाता है, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा गाता है, या फिर रानी रानी बिल्कुल तुम्हारे जैसा गाती है। तो उसको क्या हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लिखेंगे रानी रानी सिंग्स रानी सिंग्स जस्ट जस्ट लाइक यू, यानी रानी बिल्कुल तुम्हारे जैसा गाती है। वैसे ही आप यूज कर सकते हैं राम डांसेस जस्ट लाइक यू, आई प्ले शॉट्स जस्ट लाइक यू। तो इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उस स्ट्रक्चर का जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं उनमें से कोई वीडियो आपको मिस नहीं हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। और वैसे ही जो मेरा पिछला वीडियो जितना है उसको देखने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहां से जा करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। अगला वर्ड है हिज स्टोरी। हिज स्टोरी यानी उसकी कहानी। अब मान लीजिए कि हमें कहना हो कि उसकी कहानी बहुत दुखद थी, उसकी कहानी बहुत दुखद थी, या फिर मैं ऐसे कहूं कि रमेश रमेश की कहानी बहुत दुखद थी, रमेश की कहानी बहुत दुखद थी। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? सेम वही करेंगे हम लोग। रमेश रमेश स्टोरी वॉज, सॉरी मैं यहाँ पे गलत वर्ड ले लिया, यहाँ पे वास्तव में हिज स्टोरी है, यानी उसकी कहानी बहुत दुखद थी। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी कहानी का क्या हो जाएगा? हिज स्टोरी। तो कहेंगे हम लोग हिज हिज स्टोरी हिज स्टोरी वॉज हिज स्टोरी वॉज वेरी सैड, यानी उसकी कहानी बहुत दुखद थी। वैसे ही मान लीजिए कि वो कोई लड़की रहती तो सेम बनाते। अब लड़की के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी के लिए हर लगाते हैं, हर यूज करते हैं, तो बोलते हर स्टोरी वाज वेरी सैड। सेम वही ट्रांसलेशन बनता। ठीक है, अगला है फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए। अब इसको कैसे ट्रांसलेशन में यूज करेंगे? तो मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। तो क्या कहेंगे? आई हैव ए गिफ्ट आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, या फिर ऐसे कहना हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। या ऐसे कहना हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हियर फॉर यू। या फिर ये कहना हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और ये देखिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ये फॉर है, ओनली फॉर यू, यानी सिर्फ तुम्हारे लिए। इसको कैसे ट्रांसलेशन में यूज करेंगे? तो एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यह ऑफर सिर्फ आपके लिए है, या यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है।
आप देखते होंगे आपके मोबाइल फोन पे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते होंगे जिसमें लिखा रहता है दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू। क्या लिखा रहेगा? दिस दिस ऑफर इज ओनली ओनली फॉर यू, यानी यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। वैसे ही कहना हो कि आई एम ओनली फॉर यू, आई एम ओनली फॉर यू, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, यह कलम सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो क्या ट्रांसलेट करेंगे? दिस दिस पेन दिस पेन इज दिस पेन इज ओनली फॉर यू। ठीक है, ऐसे इसका यूज करेंगे। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। आप चाहें तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला वर्ड है उस लड़के के साथ, यानी विथ डेड बॉय। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? विथ डेड बॉय। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, उस लड़के के साथ, मान लीजिए आपको कहना है मैं उस लड़के के साथ पढ़ता हूं, मैं उस लड़के के साथ पढ़ता हूं। तो कैसे इसको ट्रांसलेट कीजिएगा? आई आई स्टडी आई स्टडी विथ आई स्टडी विथ डेट बॉय आई स्टडी विथ डेट बॉय। ठीक है, अगर ऐसे ही कहना हो कि मैं उस लड़के के साथ पढ़ता हूँ तो आई स्टडी विथ डेट गर्ल। ठीक है, या फिर मैं उस लड़के के साथ खेलता हूँ तो आई प्ले विथ डेट बॉय, ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर जैसे फॉर यू था वैसे ही फॉर मी है। ठीक है, जैसे आपको कहना हो कि क्या तुम मेरे लिए एक उपहार खरीद सकते हो, या फिर ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लें, उसमें कहना हो क्या आप मेरे लिए एक किताब खरीद सकते हैं, या फिर क्या आप मेरे लिए किताब खरीद सकते हो। दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कहना है क्या तुम मेरे लिए एक उपहार खरीद सकते हो। ठीक है, तो करेंगे कैन यू बाय कैन यू बाय ए गिफ्ट कैन यू बाय ए गिफ्ट फॉर कैन यू बाई ए गिफ्ट फॉर मी। ऐसे ही अगर पूछना रहता क्या आप मेरे लिए किताब खरीद सकते हैं, तो सेम वही होता है, कैन यू बाई ए गिफ्ट की जगह पे क्या हो जाता है, कैन यू बाई ए बुक फॉर मी। वैसे ही इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, तुम्हारे बारे में। अब मान लीजिए इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि कहना हो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? आई I know everything I know everything for you I know everything for you। ठीक है, या फिर वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, या फिर राधा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? राधा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है का? राधा ये नहीं, नोज राधा नोज एवरीथिंग राधा नोज एवरीथिंग अबाउट अबाउट यू राधा नोज एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, फिर है किसी के पीछे। ठीक है, किसी के पीछे, मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई किसी से कहना हो कि तुम किसी के पीछे छिप जाओ, या कृपया तुम किसी के पीछे छिप जाओ। ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्लीज प्लीज हाइड बिहाइंड बिहाइंड समवन, यानी कृपया किसी के पीछे छुप जाओ या किसी के पीछे छुप जाओ। वैसे ही कहना हो दीवार के पीछे। ठीक है, तो दीवार के पीछे को क्या कहेंगे? बिहाइंड द वॉल। और आपको कहना है कि दीवार के पीछे मत छिपो, या फिर दीवार के पीछे मत छिपो, तो क्या कहेंगे? डोंट हाइड बिहाइंड द वॉल डोंट हाइड बिहाइंड द वॉल। ऐसे ही कहना हो नदी के किनारे, और इसका नदी के किनारे क्या होगा? एट द बैंक ऑफ रिवर एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी के किनारे। और आपको मान लीजिए एक सेंटेंस कहना है कि नदी के किनारे एक पेड़ है, नदी के किनारे एक पेड़ है, तो क्या कहिएगा? देयर देयर इज ए ट्री देयर इज ए ट्री एट द बैंक ऑफ
रिवर। ठीक है, देयर इज ए ट्री, देयर इज ए ट्री एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी के किनारे एक पेड़ है। ऐसे ही अगला वर्ड है ये नदी के उस पार, यानी अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर यानी नदी के उस पार। अब कहना हो कि नदी के उस पार एक गांव है, नदी के उस पार एक गांव है, तो क्या कहिएगा? देयर देयर इज अ there is a village, there is a village across, there is a village across the river। ठीक है, there is a village across the river, यानी नदी के उस पार एक गांव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सड़क के उस पार। सड़क के उस पार यानी अक्रॉस द रोड, सेम उसी तरह से है। जैसे आपको कहना हो कि सड़क के उस पार मैं घर रहता हूँ, सड़क के उस पार मैं रहता हूँ। ठीक है, तो आई लिव अक्रॉस द रोड। ठीक है, आई लिव अक्रॉस द रोड। या कहना हो कि नदी के उस पार मेरा फ्रेंड रहता है, तो माई फ्रेंड लिव अक्रॉस द रोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री यानी पेड़ के पीछे। ठीक है, पेड़ के पीछे यानी बिहाइंड द ट्री। ऐसे ही यूज कर सकते हैं डोंट हाइड बिहाइंड द वॉल, जैसे हम लोग यूज किए थे वैसे कह सकते हैं डोंट हाइड बिहाइंड द ट्री। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज ए मैंगो ट्री, या फिर कहेंगे देयर इज ए डॉग बिहाइंड द ट्री, यानी पेड़ के पीछे एक कुत्ता है। आप इस तरह से अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। मैं ज्यादा सेंटेंस इसलिए नहीं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप अनेक तरह के ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे और उसको रियल लाइफ में यूज भी करना सीख जाएंगे। हमारी तरफ यानी टुवर्ड्स अस। ठीक है, अगर हमें कहना हो कि वे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, वे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो कैसे भी यूज करेंगे? दे आर कमिंग, सॉरी दे आर कमिंग, they are coming towards us, यानी वे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। वैसे ही कहना हो कि वे लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, they aren't coming towards us। सीता हमारी तरफ आ रही है, सीता is coming towards us। ठीक है, कुत्ते हमारी तरफ आ रहे हैं, the dogs coming towards us। ऐसे यूज कर सकते हैं आप। तुम्हारे घर की तरफ यानी towards your house। ठीक है, towards your house यानी तुम्हारी घर की तरफ। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमें कहना हो कि तुम्हारे घर की तरफ एक कुत्ता है, तुम्हारे घर की तरफ एक कुत्ता है, तो कैसे इसको यूज कर सकते हैं? लिखेंगे देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग टुवर्ड्स, देयर इज अ डॉग टुवर्ड्स योर होम। ठीक है, यानी तुम्हारे घर की तरफ एक कुत्ता है। मेरे आगे यानी अहेड ऑफ मी, मेरे आगे यानी अहेड ऑफ मी, इसको कैसे यूज करेंगे? डोंट गो अहेड मी, डोंट गो अहेड मी, यहां मैं लिख देता हूं। आप कैसे यूज कर सकते हैं? डोंट गो अहेड मी, यानी मेरे आगे मत जाओ। आप इसी तरह से अनेक सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसको अपने रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। मैं तो बस यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ताकि आप अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ इन सभी का यूज कर सकते हैं। सब लोगों के आगे। ठीक है, सब लोगों के आगे। मान लीजिए कि मुझे कहना हो कि मैं सब लोगों के आगे दौड़ रहा था, मैं सब लोगों के आगे दौड़ रहा था, तो क्या कहेंगे? आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग ahead of all the people, I was running ahead of all the people, यानी मैं सब लोगों के आगे दौड़ रहा था। ऐसे ही in front of me, in front of me, यानी अगर आपको मान लीजिए कि ऐसे कहना है कि मेरे सामने झूठ मत बोलो, मेरे सामने झूठ मत बोलो, तो क्या कह सकते हैं? don't tell a lie, don't tell a lie in front of me। आप ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं और इन सभी को आपको पहले याद करना होगा।
डोंट टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने झूठ मत बोलो। ठीक है, ऐसे ही आप अलग भी यूज कर सकते हैं कि डोंट सिंग इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट प्ले इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने मत बैठो। ऐसे आप अनेकों सारे सेंटेंस बना सकते हैं। रवि के बगल में यानी नेक्स्ट टू रवि, एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट टू रवि, बिसाइड रवि, बाय रवि, आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। एक मैं यूज करके बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, कि आई सिट बिसाइड रवि, यानी मैं रवि के बगल में बैठता हूँ। मान लीजिए कि आप कैसे भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं सीता के बगल में बैठता हूँ, तो आई सिट बिसाइड सीता। मैं राजू के बगल में बैठता हूँ, आई सिट बिसाइड सीता। ठीक है, मेरा घर सोनम के बगल में है, मेरा घर सोनम के बगल में है। ठीक है, या ऐसे कहेंगे मेरा घर सोनम के घर के बगल में है, तो माई हाउस इज बिसाइड द सोनम्स हाउस। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में यानी अबाउट फ्यू पीपल। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में यानी अबाउट फ्यू पीपल। तो इसका यूज कैसे करेंगे, कोई एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, जिसे कहना हो कि मैं तुम्हारे गांव के कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारे गांव के कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ, यानी आई नो I know about I know about few people of I know about few people of your village. I know few people of your village, ये अलग वर्ड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी मैं तुम्हारे गांव के कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ। मेरी हथेली पर यानी ऑन माई पाम, ऑन माई पाम, यहाँ पालम नहीं पड़ता है, ये एल साइलेंट रहता है, तो ऑन माई पाम यानी मेरी हथेली पर। ठीक है, मान लीजिए कहना हो कि मेरी हथेली पर अपनी उंगली रखो, मेरी हथेली पर अपनी उंगली रखो, या फिर अपनी उंगली मेरी हथेली पर रखो, तो क्या कहेंगे, पुट योर put your finger on my palm। ठीक है, टेबल के नीचे अगर कहना हो, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, टेबल के नीचे का कहेंगे अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे एक बिल्ली है, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो क्या कहेंगे, देयर इज अ कैट, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे एक बिल्ली है। ऐसे ही कहना हो कि टेबल के नीचे मेरे जूते हैं, तो माई शूज आर अंडर द टेबल। ऐसे ही कहना हो कि टेबल के नीचे उसकी घड़ी है, ठीक है, तो कहेंगे हिज वॉच इज अंडर द टेबल। ऐसे ही कहना हो कि टेबल के नीचे एक कुत्ता है, तो कहेंगे देयर इज ए डॉग अंडर द टेबल। ऐसे आप इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और फिर उस पर अनेक सारे सेंटेंस बनाकर बताऊंगा, जिससे आपकी क्या होगी, तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप इन सब वर्ड को यूज करना अलग अलग सिचुएशन में सीख जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप सेंटेंस लिखना हो या फिर स्पोकन में हो, वहां पे अनेक तरह से इन सभी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।